हेलो दोस्तों, मैं खेमराज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हम कर रहे हैं जनरल साइंस का कंप्लीट सिलेबस आपके रेलवे के एग्जाम के लिए और आपकी जो भी अदर स्टेट के एग्जाम होते हैं उनके लिए। और ये हमारा पार्ट नंबर 27 वीडियो है और आज हम देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन, प्राथमिक रंग द्वितीय रंग क्या होता है, जो रंग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और आपका इंद्रधनुष कैसे बनता है और प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो कैसे होता है। सारी चीजें बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझा दूंगा। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाते वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए, ये जो टॉपिक है आप तभी समझ पाओगे तब आपने अपवर्तन पढ़ा है तब। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन का मतलब यह है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह से अपनी दिशा भटक जाता है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब से दूर हटता है और जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये हम आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अपवर्तन पहले ही पढ़ चुके हैं। आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, तब जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ये आपके कब घटित होगा, इसके लिए दो कंडीशन ये आपको ध्यान रखनी है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, इसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो यह है कि जो प्रकाश किरण है वो आपके कहां जानी चाहिए, आपके सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है, आपकी जो प्रकाश किरण है डेंस माध्यम से रेड माध्यम में जानी चाहिए। पहली सबसे इंपॉर्टेंट आपके ये कंडीशन है। ये कंडीशन में आपसे पूछ सकता है, ये भी ध्यान रखना है और इसको तो हम समझेंगे। ठीक है, दूसरा, इसका जो आपतन कोण है, इसका जो आपतन कोण है, ठीक है, आपतन यानी कि इंसिडेंस एंगल जो है, आपतन कोण है वो आपका जो क्रांतिक कोण है, ठीक है, उससे बड़ा होना चाहिए। किससे? क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण है उससे ज्यादा होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो देखिए, यहां पर मैंने आपके दो माध्यम बना दिए हैं। ऊपर जो है विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है। ऊपर विरल है, नीचे सघन है, ऊपर विरल है, नीचे सघन है। और तीन इमेजेस के माध्यम से मैं आपको जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसको बिल्कुल समझा दूंगा। देखिए, तो यहां पर आपके जो चित्र नंबर 1 है इसको हम देखते हैं। और मैं क्या कर रहा हूं, एक प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम भेज रहा हूं, क्योंकि कंडीशन यही है कि सघन माध्यम से प्रकाश किरण विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो देखिए, मैं एक प्रकाश किरण यहां देखिए, यहां से इस माध्यम में भेज रहा हूं इधर की ओर। ठीक है, तो होगा क्या, आपका जो अपवर्तन का रूल है वो ये कहता है कि जो प्रकाश किरण, ठीक है, आपका एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में। कहां जाना चाहिए था? इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सघन से विरल में जा रही है, इसलिए ये अभिलंब से दूर हटेगी, इसलिए इस डायरेक्शन में नहीं जाकर थोड़ी सी तिरछी जाएगी ऐसे। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये है। ठीक है, जब हमने क्या किया, ये आपका कोण आई हो गया और ये आपका कोण आर हो गया। ये आपका अभिलंब है, नॉर्मल है, जिसको मैंने एन डैश नाम दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, जो आपका आपतन कोण है, इंसिडेंस रे है, वो इंसिडेंस एंगल है, इसको बढ़ाता हूं। तो देखिए, यहां पर इसकी अगर मैं वैल्यू इंक्रीज करता हूं, मान लीजिए अब जो मैंने आपतन कोण रखा वो इतना रखा, तो अब क्या होगा, ये जो प्रकाश किरण है अभिलंब से और दूर हटेगी, यानी कि अब ये इस स्थिति में आ गई है यहां पर। ठीक है, मतलब क्या होगा, अगर मैं ये जो एंगल है इसको अगर मैं और बढ़ाता हूं तो ये प्रकाश किरण है अभिलंब से और दूर हटेगी। तो इस स्थिति में ये जो आपका अभिलंब है वो यहां से ये आपका एंगल बनेगा, वो आपको बनेगा 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये आपका वही अभिलंब है एन डैश, ये आपका कोण आई है और ये जो कोण बना है वो आपका आर है। यानी कि जैसे से मैं आपका आपतन कोण है, मतलब इंसिडेंस एंगल है, वो बढ़ाऊंगा तो यहां पर देखिए अपवर्तन कोण है वो भी यहां पर बढ़ेगा। अब यहां पर ये जो स्थिति है ना, ये आपके कहते हैं क्रांतिक स्थिति। ठीक है, अगर आर बराबर क्या है, आर बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, यानी कि आपका जो आपका अपवर्तन कोण है अगर वो 90 डिग्री है तो ये जो स्थिति कहलाती है वो आपकी कहलाती है क्रांतिक कोण। यानी कि इस कोण में क्या हो रहा है कि जो प्रकाश किरण है वो दोनों माध्यमों के बीच में होकर टच हो रही है। अगर इसके बाद में मैं प्रकाश किरण को और आगे बढ़ाता, मतलब जो एंगल है आपका कोण आई है, इसको अगर मैं और बढ़ाता हूं, देखिए अगर मैंने थर्ड स्थिति में जो आपका आपतन कोण है इसको अगर मैंने और बढ़ा दिया तो अब क्या होगा, ये जो प्रकाश किरण है वापिस से इसी माध्यम में आ जाएगी। ठीक है, और यहीं से हमारी जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इसकी डेफिनेशन बनेगी। यहां पर देखिए, ये कोण बराबर आपका आई है। ठीक है, ये आपका कोण बराबर आई है, ये कोण बराबर जो आपका बना ये, ठीक है, ये आपका कोण बराबर आर
है, ये आपका n n डैश है। तो अब देखिए, अब आपको जो परिभाषा है वो मैं आपको समझाता हूं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा क्या होती है। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा यह है, अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, सुन लीजिए, अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तथा उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो प्रकाश का उसी माध्यम में वापस से परावर्तन हो जाता है। जबकि होना क्या चाहिए था, अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन होना चाहिए था ना, क्योंकि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, अपवर्तन होना चाहिए था। लेकिन उस प्रकाश किरण का वापस उसी माध्यम में क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। परावर्तन का मतलब क्या है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से टकराकर वापस रिटर्न हो जाती है, उसे हम बोलते हैं परावर्तन। तो वापस समझ लीजिए, आपके जो डेफिनेशन उसको देखिए। पहले हमने क्या किया, जो आपतन कोण है उसका मान कम रखा, तो प्रकाश किरण जानी चाहिए सीधी, लेकिन आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, इसलिए थोड़ी सी हट गई। अगर मैंने इसका मान और बढ़ाया आई का, तो ये थोड़ा सा और झुक जाएगा इधर। ठीक है, ये आपकी क्रांतिक स्थिति कहलाती है, जब आपका आर बराबर 90 डिग्री हो। यहां पर देखिए, अब क्या कर दिया मैंने, कोण आई है इसका मान और बढ़ा दिया, ये आपको दिख रहा है ना। अगर मैंने कोण आई का मान और बढ़ा दिया, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना यहां तक, ये ठीक है, यहां पर ये, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, अभिलंब है यहां पर, ठीक है, ये ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये आपका अभिलंब है, नॉर्मल है, और यहां से अगर मैंने इसका मान और बढ़ा दिया, मतलब ये जो एंगल है इसका मान अगर मैंने और बढ़ा दिया, तो होगा ये जो प्रकाश किरण है ना, वो आपके अपवर्तित प्रकाश किरण वो आपके इसी माध्यम में वापस लौट आएगी। तो प्रकाश की इस घटना को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बड़ी सिंपल सी है, यानी कि जब आपके प्रकाश किरण एक माध्यम से यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तथा उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो, तो प्रकाश किरण का अपवर्तन न होकर उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता है। प्रकाश की इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है जो मैंने आपको इसके माध्यम से समझा दी। देखिए, पहले हमने क्या किया, जो आपका आपतन कोण है उसको कम रखा, तो यहां पर आपका गया अपवर्तित किरण। अगर मैंने और बढ़ाया, अपवर्तित किरण इस लाइन पर आ गई। अगर मैंने इसका आपतन कोण और बढ़ाया, तो अब ये उसी माध्यम में वापस रिटर्न होकर आ गई। तो ये जो स्थिति कहलाती है इसकी क्रांतिक यानी क्रिटिकल पोजीशन कहलाती है। अगर इससे मान और बढ़ाएंगे तो आपके प्रकाश किरण वापस इसी माध्यम में आ जाएगी। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के ऊपर, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल है आपका हीरा। ठीक है, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। तो आपको ध्यान रखना है, हीरे में क्या होता है, जो आपका क्रांतिक कोण होता है वो आपका 4.2 डिग्री होता है। इसलिए यहां पर अगर 4.2 डिग्री इसको मिल जाता है तो हीरे में क्या होती है, चमक उत्पन्न हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीरे में जो चमक आती है वो किसकी वजह से आती है। सीधा सा आपको ध्यान रखना है, हीरे में जो चमक आती है वो आपके आती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि TIR की वजह से। इसके अलावा आपका एक और एग्जांपल है मृग मरीचिका दिखाई देना। ठीक है, मृग मरीचिका दिखाई देना। मृग मरीचिका क्या होती है, जैसे रेगिस्तान होता है, तो रेगिस्तान में होता क्या है कि अगर आपका जो सूर्य है, सूर्य और हम, जैसे मान ली मैं खड़ा हुआ हूं और सूर्य से मेरे के बीच जो 90 डिग्री का एंगल वहां पर बन जाता है पृथ्वी से, तो वहां पर क्या होता है कि आपकी जो रेतीली जमीन होती है वो चमकने लग जाती है और ऐसा लगता है कि वहां पर आपका पानी हो, मतलब कोई जलाशय हो, कुछ तालाब टाइप का हो, ऐसा लगता है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति आगे जाता जाता है, वो जो आपका रिफ्लेक्शन है, मतलब TIR की वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से, वो आपके आगे खिसकता जाता है, खिसकता जाता है, और इसे आपके मृग मरीचिका कहते हैं। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक प्रकार से धोखा, मतलब वहां पर पानी होता नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि यहां पर पानी हो। तो ये आपका जो बनता है वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही बनता है। इसके अलावा एक एग्जांपल है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं वो आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उससे आपका रेनबो में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आपका रेनबो नहीं बनता, वो आपकी मिक्स्ड घटना होती है, उसको मैं आगे बताऊंगा। तो ये था आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि TIR। चलिए इसके बाद हम देखेंगे आपका वर्ण विक्षेपण को, लेकिन इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं डायग्राम को, और इसके जो एग्जाम्पल है इनको देख सकते हैं। और ये कंडीशन है, दो कंडीशन होगी तो ही आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर, दोनों करके। चलिए तो अब हम देख लेते हैं वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे इंद्रधनुष यानी कि रेनबो कैसे बनता है। लेकिन रेनबो कैसे बनता है इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्जन क्या होता है। तो देखिए, जब आपका श्वेत प्रकाश जो होता है, श्वेत प्रकाश का मतलब क्या होता है, नॉर्मली जो प्रकाश आता है सूर्य से प्राप्त होने वाला, वो आपका श्वेत प्रकाश होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता।
तो जब एक श्वेत प्रकाश को, व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म आपका कांच का बना हुआ एक ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार आपका स्लैब होता है। तो जब आप श्वेत लाइट को यानी कि आपका श्वेत प्रकाश है उसको जब आपका एक प्रिज्म से होकर गुजारते हो तो होता यह है कि जो प्रिज्म होता है वे आपके जो श्वेत प्रकाश है उसको 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड कर देता है, मतलब उनका विभाजन कर देता है एक प्रकार से, ठीक है। मतलब श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजारने पर 7 अलग अलग रंगों में जो विपाटन हो जाता है यानी कि उसका अलग अलग भागों में बढ़ जाना, यही आपके कहलाता है वर्ण विक्षेपण। यानी कि आपका जो प्रकाश है उसका विक्षेपण हो जाना, मतलब कि फैल जाना अलग अलग भागों में। अब देखिए यहां पर आपका जो प्रकाश है वो 7 रंग जो बनते हैं कौन कौन से होते हैं, तो उसको याद करने का तरीका होता है VIB GYOR, विबग्योर ट्रिक होती है और इससे आप याद कर सकते हो। तो ऊपर ऊपर जो होता है वो आपका होता है रेड यानी कि आपका लाल, उसके बाद में होता है ऑरेंज यानी कि आपका नारंगी, ठीक है। उसके बाद में आपका होता है येलो, ठीक है, येलो जो आप जानते हैं पीला, और इसके बाद में होता है आपका ग्रीन, ठीक है, ग्रीन यानी कि आपका हरा, उसके बाद में होता है ब्लू यानी कि नीला, उसके बाद में होता है इंडिगो जिसको बोलते हैं आप जामुनी, हिंदी में जामुनी इंडिगो, और इसके बाद में होता है आपका वोयलेट, वोयलेट जिसको बोलते हैं हम जो वोयलेट होता है इसको हम बोलते हैं आपका बैंगनी कलर, ठीक है, बैंगनी, ठीक है, पर्पल या वोयलेट, ठीक है। तो देखिए ये आपके 7 अलग अलग रंग होते हैं जिनमें आपका श्वेत प्रकाश होता है वो आपका यहां पर 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाता है। अब यहां पर ये 7 अलग अलग रंग बने हैं ना, इसका जो समूह होता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये 7 रंग बने हैं जो आपके, जब हमने श्वेत प्रकाश को आपके एक प्रिज्म से गुजारा तो प्रिज्म से गुजारने पर 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो गया। तो अलग अलग रंगों में डिवाइड जो हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ आपका ये आपका जो 7 रंग है इनके समूह को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले स्पेक्ट्रम किसने प्राप्त किया था, तो ध्यान रखना न्यूटन, ठीक है। न्यूटन वो पहला आदमी था जिसने प्रिज्म की सहायता से आपके सबसे पहले वर्ण विक्षेपण का प्रयोग किया था, मतलब कि आपके स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। अगर आपसे पूछ ले सबसे पहले स्पेक्ट्रम किसने प्राप्त किया था प्रिज्म की सहायता से, तो आपका जो न्यूटन था उसने प्राप्त किया था। अब आपको इनमें एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कि यहां पर जो लाल रंग होता है वो सबसे कम विचलित होता है, और यहां पर आप देख रहे होंगे लाल रंग होता है लगभग सीधी रेखा में ही है। इसका मतलब यह है लाल रंग होता है वो आपके जब एक प्रिज्म से गुजार जाता है तो सबसे कम विचलित होता है, मतलब सबसे कम झुकाव होता है इसके अंदर। जबकि आपका जो बैंगनी कलर है, देखिए यहां से कितना एंगल पर झुक गया, कितना मुड़ गया, देखिए ये मीडियन लाइन से कितना झुक गया। तो आपको ध्यान रखना ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रंग एक प्रिज्म से गुजारने पर कौन सा रंग सबसे ज्यादा झुकता है, कौन सा सबसे कम झुकता है। तो ध्यान रखना है लाल रंग यानी कि रेड कलर जो होता है वो सबसे कम विक्षेपित होता है, और इसी वजह से आपके जो खतरे के निशान है वो रेड कलर के बनाए जाते हैं। इसके अलावा आपने देखे होंगे कि आपके प्लेन जो होते हैं या अपने टावर देखे होंगे, टावरों में भी आपके रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके देखिए रेड लाइट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसके लिए मैं आपको बता दूं। देखिए पहले क्या होता था कि आपके प्लेन चलते थे ना, तो प्लेन को आपको पता नहीं था कि प्लेन जब एक कम ऊंचाई पर जब उड़ते थे आपके हेलीकॉप्टर प्लेन वगैरह, तो होता यह था कि जो टावर थे उनकी ऊंचाई तो आप जानते ही हैं 500 मीटर तक होती है। तो होता यह है कि आपके जो प्लेन जो होते हैं वो उनसे टकरा जाते थे और आपके कई दुर्घटनाएं हो जाती थी, और इसलिए आपके जो टावर होते हैं मोबाइल टावर्स, उनमें आजकल क्या बहुत दिन हो गए रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। वो आपकी जो लाइट होती है रेड लाइट हमेशा आपके जलती रहती है, जिसे पता लगता है कि यहाँ पर नेटवर्क है, इसलिए आपके जो हेलीकॉप्टर वगैरह है वो आपकी हाइट पर रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेड लाइट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, किसी और लाइट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि रेड लाइट होती है उसका वर्ण विक्षेपण यानी कि उसका फैलाव, उसका बिखराव सबसे कम होता है, इस वजह से आपका जो रेड लाइट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि सबसे ज्यादा बिखराव होता है वो आपका वोयलेट यानी कि बैंगनी कलर का होता है। बैंगनी कलर सबसे ज्यादा फैल जाता है, ठीक है, इसलिए बैंगनी कलर का यूज है बहुत कम करते हैं, आपने भी देखा होगा। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका जब इसका आपका जो डिस्पर्सन होता है मतलब वर्ण विक्षेपण होता है, तो सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है, लाल,
ये आपको ध्यान रखना है। सबसे नीचे रंग कौन सा होता है? बैंगनी। और बीच में देखिए, वैसे तो यहाँ पर हरा है, लेकिन ये मानते हैं कि जो स्कैटरिंग होती है उसमें बीच में जो रंग बनता है वो आपका पीला बनता है, येलो बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आपके जो डिस्पर्जन है, वर्ण विक्षेपण है, उसके बारे में पता होना चाहिए। वर्ण विक्षेपण में सीधी सी डेफिनेशन यही है कि जब आप प्रकाश के श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो आपके 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और इसी की सहायता से आपका जो इंद्रधनुष है वो बनता है। अब हम इंद्रधनुष के बारे में बात करते हैं, इंद्रधनुष कैसे बनता है। इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा सकता है कौन कौन से कलर होते हैं, ऊपर कौन सा होता है, नीचे कौन सा होता है और बीच में कौन सा होता है। ठीक है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए एक चीज और है। अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर ये जो प्रकाश प्राप्त हो रहे हैं 7 रंग के, अगर यहाँ वापिस एक उल्टा प्रिज्म यहाँ पर लगा दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक उल्टा वापिस से प्रिज्म लगा दूं, जैसे न्यूटन ने लगाया था। ठीक है, न्यूटन ने वापिस से यहाँ पे जो 7 रंग प्राप्त हुए थे ना, अगर यहाँ पे वापिस से उल्टा प्रिज्म लगा दिया जाए तो आपका वापिस से श्वेत प्रकाश पुनः प्राप्त हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि आपका वापिस से श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकता है यहाँ पर एक उल्टा प्रिज्म लगाकर। ठीक है, तो आपको प्रिज्म के बारे में ये चीजें हैं वो ध्यान रखनी है, वर्ण विक्षेपण के बारे में। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, मतलब आपके 7 रंग क्यों प्राप्त हुए, तो इसका कारण ये होता है कि आपका जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें ऑलरेडी 7 कलर है, वो आपके हिडन होते हैं, लेकिन नॉर्मली हमको दिखते नहीं है, क्योंकि श्वेत प्रकाश होता है वो एक साथ मिलकर जब गति करता है तो सारे के सारे कलर आपस में मिल जाते हैं। लेकिन जब इस श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं ना, तो जब प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो माध्यम चेंज हो जाता है, और जब माध्यम चेंज हो जाता है तो प्रकाश जो होता है उसका जो आपकी दिशा क्या, आपका जो स्पीड होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आपके चेंज हो जाती है। और आपके श्वेत प्रकाश में सातों के साथ रंग मौजूद होते हैं, इसलिए प्रत्येक रंग की, प्रत्येक वर्ण की आपकी जो गति होती है हर माध्यम में अलग अलग होती है। इसलिए लाल कलर की जो स्पीड है सबसे ज्यादा होती है और बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। इसलिए सारे सारे कलर हैं वो हमको प्रिज्म के माध्यम से दिखाई दे जाते हैं। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं इंद्रधनुष के ऊपर, यानी कि रेनबो होता है वो कैसे बनता है और रेनबो कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, रेनबो एक आपका मिक्स्ड आपके इंसिडेंट होती है, मतलब आपके एक संयुक्त घटना होती है। इसमें 3 प्रोसेस होती हैं। एक होती है आपकी पूर्णांतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद होता है अपवर्तन यानी कि आपका रिफ्रैक्शन, और उसके बाद होता है विक्षेपण यानी कि आपने देखा था डिस्पर्जन। तीनों चीजें होती हैं तब आपके होता है आपका इंद्रधनुष बनता है। अब देखिए, इंद्रधनुष होता है एक प्रकार का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम अभी हमने देखा था, स्पेक्ट्रम क्या होता है, 7 रंग का जो समूह होता है उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब ये प्राकृतिक स्पेक्ट्रम यानी कि नेचुरल स्पेक्ट्रम कैसे होता है, देखिए तो होता ये कि बारिश के जब दिन होते हैं, बारिश हो रही होती है, सूर्य अगर हमारे पीछे की ओर होता है, तो ये होता है कि सूर्य अगर हमारे पीछे होता है तो बारिश की जो बूंदें होती हैं वो आपके प्रिज्म का कार्य करते हैं। जब उनके ऊपर प्रकाश उनके ऊपर गिरता है, प्रकाश आपके जो प्रकाश होता है जब बारिश की बूंदों पर गिरता है तो वे प्रिज्म का कार्य करती हैं, और प्रिज्म के कारण वो आपके प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का निर्माण करती है, और इस वजह से हमको इंद्रधनुष है वहां पर बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, इंद्रधनुष होता है वो आपके कब बनता है, जब सूर्य हमारे पीठ के पीछे हो और बारिश हो रही हो, तो आपका इंद्रधनुष हमको सामने की ओर दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपका पूर्णांतरिक परावर्तन, इसके अलावा अपवर्तन और विक्षेपण, तीनों जब प्रोसेस होती हैं तब आपके जो इंद्रधनुष है वो आपके बनता है। अब देखिए, इंद्रधनुष है वो आपका 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष यानी कि प्राइमरी, एक आपका होता है प्राथमिक, ठीक है, एक होता है आपका प्राथमिक जिसे बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है, और एक आपके होता है आपका द्वितीयक, ठीक है, जिसको आपका बोलते हैं सेकेंडरी, द्वितीयक यानी कि आपका सेकेंडरी। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोनों में क्या डिफरेंट होता है। अब देखिए, यहां पर जो इंद्रधनुष बनते हैं ना वो कुछ इस टाइप के बनते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा 7 कलर्स होते हैं, वो इस टाइप के आपके बनते हैं। तो बस फर्क ये होता है कि इनमें बाहर और अंदर कौन सा कलर है, उसके आधार पर ही आपके जो इनके प्रकार होते हैं वो यहां पर डेफिनाइट किए गए हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो यहां पर आपके 2 प्रकार के जो आपके इंद्रधनुष बनते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, दोनों में फर्क इतना सा है कि यहां पर देखिए पहला डिफरेंस तो यह है कि जो प्राथमिक आपका जो रेनबो बनता है ना, प्राइमरी, उसमें यह होता है कि 2 बार तो आपका होता है अपवर्तन। ठीक है, 2 बार तो होता है अपवर्तन,
प्लस एक बार होता है आपका TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक बार होता है TIR। लेकिन आपका सेकेंडरी जो होता है उसमें 2 बार तो होता है अपवर्तन, ठीक है, 2 बार अपवर्तन रिफ्रैक्शन 2 बार होता है, प्लस 2 बार ही TIR होता है, ठीक है। पहला डिफरेंट तो यह है दोनों में। और दूसरा डिफरेंट यह कि प्राथमिक वाला ज्यादा चमकीला होता है, ठीक है, प्राथमिक वाला ज्यादा ब्राइटर होता है, जबकि ये थोड़ा सा डल होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा धुंधला होता है, ये ज्यादा ब्राइट होता है। इसके अलावा अगला डिफरेंट ये है कि जो प्राथमिक कलर जो होता है, प्राथमिक आपका रेनबो बनता है ना, और सेकेंडरी दोनों में डिफरेंट ये होता है कि जो प्राथमिक होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो रेड कलर है वो आपका बाहर की ओर होता है, यहां पर कहां पर होता है, बाहर की ओर रेड कलर होता है, अंदर की ओर वोयलेट होता है, अंदर की होता है वोयलेट, ठीक है। और आपका जो सेकेंडरी होता है इसमें क्या होता है कि रेड जो है वो आपके यहां होता है, ठीक है, और अंदर की ओर क्या होता है, वोयलेट होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका अच्छा वोयलेट यहां होता है, वोयलेट यहां होता है सेकेंडरी में, और रेड होता है वो आपके अंदर होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, आपको पता होना चाहिए प्राथमिक और सेकेंडरी, यानी कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी जो आपके इंद्रधनुष होते हैं उनमें क्या डिफरेंट होता है। पहला डिफरेंट तो ये होता कि प्राथमिक जो होता है वो आपका बनता है 2 बार अपवर्तन यानी कि 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन 1 बार होता है, तब आपका बनता है प्राथमिक। और द्वितीयक कब बनता है, जब आपके 2 बार अपवर्तन हो, 2 बार रिफ्रैक्शन हो और 2 बार ही TIR यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, तब जाकर आपका प्राथमिक बनता है। जो आपका वो आपका सेकेंडरी बनता है। प्राथमिक वाला थोड़ा ज्यादा चमकीला होता है, जबकि वो आपका द्वितीयक होता है वो थोड़ा सा डल होता है, थोड़ा धुंधला होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें बाहर की ओर, ठीक है, आउटर साइड आपका रेड कलर होता है, जबकि अंदर की ओर वॉयलेट होता है। जबकि सेकेंडरी जो होता है उसमें क्या होता है, बाहर की ओर वॉयलेट कलर होता है, जबकि अंदर की ओर क्या होता है, रेड कलर होता है, ठीक है। तो ये था आपका इंद्रधनुष, ठीक है। इंद्रधनुष के बारे में आपको ये चीजें हैं वो पता होना चाहिए। इसके अलावा यहां पर एक चीज और है कि जो प्राइमरी इंद्रधनुष बनता है उसमें जो क्रांतिक कोण होता है ना वो आपका लगभग 42 डिग्री होता है, जबकि इसमें जो होता है आपका क्रांतिक कोण वो आपका 52 डिग्री होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें 42 डिग्री होता है ना आपका क्रांतिक कोण, तब जाके आपका प्राथमिक इंद्रधनुष होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब होता है तो उसमें जो क्रांतिक कोण होता है 42 डिग्री होता है लगभग, और आपका जो द्वितीयक जो होता है उसमें आपका होता है 52 डिग्री। तो ये था इंद्रधनुष के बारे में, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम आगे अपनी चीजों को देखते हैं, ठीक है। कलर्स के बारे में देखते हैं, कलर्स कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक कलर, सेकेंडरी कलर, वो कौन कौन से होते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कलर्स के ऊपर कि रंग होते हैं वो कैसे बनते हैं और रंग कितने प्रकार के होते हैं, हमको जो ऑब्जेक्ट होता है वो रंगीन क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों पहले तो हम बात कर लेते हैं कलर्स के ऊपर कि हमको कोई ऑब्जेक्ट होता है वो किस कलर का दिखाई देता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए आपके नॉर्मली जो आपका श्वेत रंग होता है, श्वेत प्रकाश जो होता है उसमें सारे कलर हिडन होते हैं साथ के साथ, लेकिन इन 7 कलर्स में से जो कलर हमारी जो आई है, हमारी जो आंखें हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं, मतलब परावर्तित करती हैं, वही कलर हमको दिखाई देता है। मान लीजिए ये जो आपके सामने ब्लैक कलर से मैंने ये मार्कर इस्तेमाल कर रखा है, तो अगर हमारी आंख ब्लैक कलर को देखना चाहती है तो ब्लैक कलर के अलावा सारे जो भी कलर है उनको तो अवशोषित करना पड़ेगा, है ना, और केवल ब्लैक कलर को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, ब्लैक कलर को परावर्तित करना पड़ेगा। तो होता यह है कि जिस भी वस्तु, कोई वस्तु जब इसको हम देखते हैं, अगर जिस भी रंग की वो दिखाई देना चाहती है, अगर उस रंग को हमारी जो आंखें हैं परावर्तित करती हैं, रिफ्लेक्ट करती है, वस्तु हमको उसी रंग की दिखाई देती है। यानी कि हमारी आंखें जिस वस्तु को जिस रंग से परावर्तित करती हैं, जिस रंग को परावर्तित करती हैं, हमें वह वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। मान लीजिए सारे के सारे कलर हैं जिनको हमारी जो आंखें हैं उसने क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया, मतलब पूरे के जो पूरे कलर हैं उनको परावर्तित कर दिया, तो ध्यान रखना हमें जो वस्तु है वो सफेद दिखाई देगी। मान लीजिए आपकी जो हमारी जो आंखें हैं उसने सारे के सारे कलर हैं
उनको क्या कर दिया, अवशोषित कर लिया, एक भी कलर को परावर्तित नहीं किया, एक को भी रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो ध्यान रखना हमको जो वस्तु है वो काली दिखाई देगी। ठीक है, और जिस कलर की हमारी जो आंखें हैं जिस रंग को परावर्तित करती हैं हमें वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मान लीजिए हमको रेड चीज दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, हमारी जो आंखें हैं वो लाल रंग को परावर्तित कर रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रंग जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए रंग होते हैं मेनली 3 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक यानी कि आपका सेकेंडरी, और थर्ड होता है पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री। अब बात करते हैं प्राथमिक रंग क्या होते हैं। प्राथमिक रंग आपके मूलभूत रंग होते हैं जिनकी सहायता से अन्य रंग हैं वो यहां पर बनाए जाते हैं। तो 3 आपके प्राथमिक रंग होते हैं, 3 मूल रंग होते हैं, प्राइमरी कलर जिनको बोलते हैं, वो आपके होते हैं लाल, हरा, नीला, यानी कि आपका इंग्लिश में बोले तो रेड, ग्रीन एंड आपका ब्लू। ठीक है, ये ध्यान रखना है 3 कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी कि लाल, हरा, नीला, इनको हम प्राथमिक रंग बोलते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, टेलीविजन जो होते हैं, मोबाइल फोन जो होते हैं, जो भी चीजें आप विजुअल देखते हैं, मतलब आंखों के, मतलब एक जैसे आप मेरे को देख रहे हो वीडियो के फॉर्म में, तो आपको जो भी चीज दिख रही है इन तीनों कलर के अलावा वो आपके ओरिजिनल नहीं है। ध्यान रखना, जब मान लीजिए आपसे कहो कि आपको कुछ चीज पीली दिखाई दे रही है, येलो, तो ध्यान रखना वो येलो नहीं है, वो मात्र एक आपका मिक्सअप कलर है। ठीक है, रंग होते हैं आपके 3 ही मूल रंग होते हैं, लाल, हरा, नीला, इन सब के अलावा जो भी रंग होते हैं वो मिक्सअप होते हैं। और एलईडी डिस्प्ले होती है, मोबाइल डिस्प्ले होती है, जो भी होता है उनमें भी आपके 3 रंग ही इस्तेमाल किए जाते हैं, लाल, हरा, नीला, बाकी के जो कलर होते हैं इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो ध्यान रखना 3 पूरक कलर होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं 2018 ग्रुप बी एग्जाम में। पूरक रंग को, वो आपके प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, प्राइमरी कलर्स, तो ध्यान रखना प्राइमरी कलर होते हैं आपके रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी कि लाल, हरा, नीला। इसके बाद बात करते हैं आपका द्वितीय रंग क्या होता है। तो द्वितीय रंग क्या होते हैं, अगर हम प्राथमिक रंगों को आपस में मिला दें किसी भी फॉर्म में तो आपके बनते हैं द्वितीयक रंग। मान लीजिए हमने 2 को मिला दिया आपस में, 3 को मिला दिया आपस में, तो उनके संयोजन से, उनके कॉम्बिनेशन से जो आपके कलर्स बनते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी कलर्स। देख जैसे आपके सेकेंडरी कलर उनको मैंने यहां पे लिख दिया, अगर आप लाल और हरा को मिला देंगे, मतलब रेड और ग्रीन को मिला देंगे तो पीला बन जाता है, येलो बन जाता है। अगर आप रेड और ब्लू यानी कि लाल व नीले को मिलाएंगे तो आपका बन जाएगा मेंजेटा कलर। अगर आप नीला और हरा यानी कि आपका जो ब्लू है और ग्रीन है अगर आपको मिला देंगे तो पिकॉक ब्लू यानी कि पिकॉक नीला कलर है आपका बन जाएगा। तो ये आपके होते हैं सेकेंडरी रंग, यानी कि जब प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो आपके बनते हैं द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी कलर। ठीक है, इनके अलावा बात करते हैं यहां पूरक रंग की, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऐसे कलर होते हैं अगर उनको आपस में मिला दिया जाता है तो आपकी जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है आपका सफेद दिखाई देगा, मतलब उसका कलर है बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए आपका एक गुलाब का फूल जो होता है, अगर लाल रंग का गुलाब का फूल है, लाल रंग का गुलाब का फूल, अगर आप उसे एक आपको हरे कलर के चश्मा लगाकर देखते हो, है ना, ग्रीन कलर का चश्मा लगाकर देखते हो, आपको जो कलर है उसका वो आपको ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं, जो एक दूसरे के कलर को खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं, अगर आपने लाल और हरा, ठीक है, वो आपका ये तो अलग है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखिए, तो अगर आप नीला और लाल, वो नीला और पीला दोनों को आपसे मिला देंगे तो ध्यान रखना दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाएगा सफेद। इसी प्रकार से रेड, ग्रीन और ब्लू यानी कि लाल, हरा, नीला तीनों को आप मिला देंगे तो आपका बन जाएगा सफेद यानी कि श्वेत आपका कलर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, पूरा कलर वही कलर होते हैं जिनको आपस में मिलाने पर श्वेत रंग प्राप्त होता है, उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो ये थे आपके कलर के बारे में, प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग और आपका पूरक रंग। बस आपको ये ध्यान रखना है जिस रंग की जो वस्तुएं हैं, हमारी जो आंखें होती हैं जिस रंग को परावर्तित करती हैं हमें वह वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनके बारे में आपके क्वेश्चंस हैं वो रेलवे भर्ती परीक्षा में बहुत ज्यादा आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ लेते हैं आपका प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है।
तो इससे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, आपका टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए हम क्लास 9th में पढ़ते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो टिंडल नामक एक वैज्ञानिक था, उसने क्या किया, उसने एक आपके विलियन लिया, सॉल्यूशन लिया और उसे बोला उन्होंने कोलाइड, ठीक है, कोलाइड सॉल्यूशन उन्होंने लिया। कोलाइड क्या होते हैं, कोलाइड आपके ऐसे विलयन होते हैं जो आपके विषमांगी होते हैं, ठीक है, मतलब जिनमें अलग अलग आपके कई एलिमेंट होते हैं आपके मिक्स होते हैं, यानी कि विषमांगी मिश्रण होता है आपका कोलाइड, और उनका आकार इतना छोटा होता है कि उनको हम आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि आपके दूध के कण होते हैं वो। तो होता क्या है कि आपका टिंडल नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने क्या किया कि एक पात्र में आपका दूध को भर लिया पारदर्शी में, और एक तरफ से इन्होंने टॉर्च यहां पर दी, ठीक है। जब इन्होंने इसके ऊपर टॉर्च दिया तो इनको यह पाया कि यहां पर आपका जो यहां पर टॉर्च इन्होंने इसके ऊपर दूध के ऊपर डाला, तो इनको यह पाया कि जो आपका जो प्रकाश है ना वो इनमें हलचल पैदा कर देता है। एक प्रकार से जो प्रकाश है वो टिंडल आपके जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनमें विचलन उत्पन्न कर देता है, मतलब एक प्रकार से प्रकाश को फैला देता है। तो अब हम बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है कि जब प्रकाश एक ऐसे माध्यम में प्रवेश करता हो जहां पर उस माध्यम के कण बहुत ही छोटे छोटे से हो, जैसे धूल के कण हो, मिट्टी के कण हो, धुआं हो, तो जब प्रकाश ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है तो उन कणों को फैला देता है दूर 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 दूर। तो प्रकाश की इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझाया, यानी कि इसको आपके टिंडल नामक वैज्ञानिक ने टिंडल प्रभाव से भी समझाया। जब उन्होंने क्या किया, कोलाइडी विलयन लिया, और कोलाइडी विलयन में जब उन्होंने टॉर्च मारा तो उनको यह पाया कि जो विलयन है वो प्रकाश के माध्यम से विस्तृत हो जाते हैं, फैल जाते हैं अलग अलग दिशाओं में। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम के हिसाब से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आए या नहीं आए, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ना परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला, सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है किसकी वजह से होता है, बस, ठीक है। देखिए पहला आपसे पूछ ले आकाश का नीला रंग यानी कि ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होता है, तो ध्यान रखना है किसकी वजह से, स्कैटरिंग की वजह से, यानी कि प्रकीर्णन की वजह से। दूसरा, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय यानी कि सनसेट और सनराइज के समय आपका जो सन है वो रेड कलर का क्यों दिखाई देता है, जबकि दोपहर में रेड कलर का नहीं दिखाई देता, उसका कारण क्या है, स्कैटरिंग, ठीक है। दूसरा, अगला, बादल का सफेद दिखना यानी कि व्हाइट क्लाउड्स क्यों दिखाई देते हैं, हमको जो बादल होते हैं वो सफेद क्यों दिखाई देते हैं, सीधा याद रखना है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके बाद बात करते हैं अंतरिक्ष जो होता है वो हमको ब्लैक क्यों दिखाई देता है। या आपसे पूछूं मैं कि चंद्रमा का जो आसमान है यानी कि आपका वहां का जो एटमॉस्फेयर है मून का, वो काला क्यों दिखाई देता है, यानी कि मून का स्काई है वो ब्लैक क्यों दिखाई देता है, कारण है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। इसके अलावा बात करते हैं सफेद धुआं या कोहरा, यानी कि कोहरा जो होता है फॉग होता है, या आपका धुआं जो होता है फोरा, आपका फॉग एंड स्मोक, दोनों हमको व्हाइट क्यों दिखाई देते हैं, सीधा कारण है प्रकीर्णन प्रकीर्णन प्रकीर्णन। और अगला है शाइनिंग ऑफ डस्ट, यानी कि धूल के कण वो हमको चमकते क्यों दिखाई देते हैं। इसके लिए आपके टिंडल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, एक कमरा लिया, कमरे को पूरा पैक कर दिया, और कमरे को पूरा पैक कर दिया और सिर्फ सूर्य के प्रकाश को आने के लिए एक आपने देखा होगा, मान लीजिए आपके कोई कमरा है और कमरे में धूल मिट्टी उड़ रही है, तो उसमें ऐसा कोई छिद्र हो जिसकी मदद से आपका जो प्रकाश किरणें कमरे के अंदर प्रवेश कर सकती हैं, तो आप उस प्रकाश की जो किरण है उसके रास्ते को देखना, वहां पर जो प्रकाश, वहां पर धूल के कण है वो यहाँ पर आपको विस्तृत हुए फैलते हुए नजर आएंगे। तो प्रकाश की ये जो घटना होती है टिंडल इफेक्ट के द्वारा ही समझा जा सकती है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं एग्जाम के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सारे एग्जाम्पल आपके रेलवे भर्ती में पूछे गए हैं, और ध्यान रखना किसकी वजह से होते हैं, प्रकीर्णन की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से। तो आप इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, पूछा जाएगा परीक्षा में किसकी वजह से होता है, तो ध्यान रखना स्कैटरिंग की वजह से होता है।